नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अमित करियर एकेडमी में। जैसा कि ये संविधान की क्लास चल रही है और संविधान की क्लास में आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो आपका शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। आप लोग भी जानते होंगे कि संविधान के अंतर्गत ये पॉइंट जो रखा गया है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपको आज अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा। अनुसूचियाँ जो भी हैं, जितनी भी हैं, संविधान के शुरुआत में कितनी अनुसूचियाँ थी, संविधान के बाद वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा भी गया है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अब देखिए, पहले तो हम लोग समझे कि अनुसूचियाँ है क्या। जब संविधान का निर्माण हमारी संविधान सभा के लोग कर रहे थे तो उस टाइम पे बहुत सारे कंटेंट थे, बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ पे आपका ये सेट करना था। तो लोगों के माइंड में जितनी चीज़ें थी वो तो इन लोगों ने शामिल कर लिया संविधान के अंतर्गत, लेकिन कुछ चीज़ें जो बच गई थी, ऐसे जब बाद में लोगों के सामने आई कि इन सारी चीज़ों को भी ऐड करना चाहिए तो किसी न किसी अनुच्छेद या किसी न किसी भाग के अंतर्गत इनको शामिल करना था। लेकिन जब ये किसी अनुच्छेद या किसी भाग के अंतर्गत इसको सेट किया जाता या इंक्लूड किया जाता तो ऐसे में एक बड़ा कंटेंट निकल करके सामने आता, एक बर्डन बढ़ जाता संविधान के उस आर्टिकल पर। तो ऐसे में जितने भी प्रावधान बचे हुए थे तो संविधान सभा ने निर्धारित किया कि हम लोग इसको कहीं से अलग पॉइंट के रूप में जोड़ देते हैं संविधान में, जिसे हम लोग शेड्यूल के नाम से जानेंगे। ये समझ करके इन लोगों ने अलग से इन पॉइंट को जोड़ दिया है। तो अगर अलग से जोड़ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये संविधान का भाग नहीं होगा, ये संविधान का भाग है। संविधान के अनुसार ही जिस तरीके से संविधान के सारे आर्टिकल, सारे प्रावधान लागू होते हैं, ठीक इसी प्रकार से अनुसूचियों को भी लागू किया जाता है। और ये संविधान का भाग है तो संविधान के अनुसार ही इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो अब कौन कौन से अनुसूचियां हैं तो हम लोग शुरुआत में डिस्कस करें कि जब भी संविधान का निर्माण हुआ था, इवन हम लोग कहें कि संविधान जब इम्प्लीमेंट किया गया था ऑन 26 जनवरी ऑफ 1950 को, तो इसमें कुल अनुसूचियों की संख्या जो रही है वो शुरुआत में, प्रारंभ में, या कहें कि मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या, मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या रही है वो है आपकी 8 थी। 8 अनुसूचियां थी। जबकि हम लोग अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान संविधान में इनकी कुल संख्या हो गई है 12। तो ऐसे में 8 अनुसूची पहले थी और 12 अनुसूची वर्तमान में हो गई है। इसका मतलब यह है कि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। वो 4 अनुसूची कौन कौन सी थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, कौन कौन से मूल संविधान में रही है। तो हम लोग एक एक करके अनुसूचियों को पढ़ते हैं। एट लास्ट जो आपके 4 अनुसूचियां बढ़ाई गई हैं उनको भी देख लेंगे। या तो पहले हम लोग इन 4 अनुसूचियों की बात कर लेते हैं। ये 4 अनुसूचियां जो जोड़ी गई हैं वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, जो कि किसी न किसी अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 8 अनुसूची तक वहां रही है तो 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई है, तो यह आपकी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। उसके बाद हम लोग देखें 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये आपका 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई है। इसमें हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि इसमें है क्या। 9वीं अनुसूची में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन मतलब जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था, इसलिए यह आपकी 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई। और जोड़ी कब गई? यह आपका प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? यह आपका हुआ था 1951।
तो जी हाँ, यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो 9वीं अनुसूची में क्या है, जमींदारी प्रथा का समापन है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है। ये कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि पहली बार संविधान में संशोधन कब हुआ, तो 1951 में ही, क्योंकि 1950 में लागू हुआ, 51 में ही पहली अनुसूची के रूप में पहला संविधान अनुसूची जोड़ना था, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था, इसलिए हम लोगों ने संशोधन भी कर दिया। तो पहला संविधान संशोधन 1951 को हुआ था, ये याद रखिएगा, किस क्वेश्चन पूछा भी गया है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें आपका क्या है, दल बदल संबंधी कानून। दल बदल क्या है, जब एक पार्टी के सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दल बदल संबंधी कानून कहते हैं। यह आपका कब जोड़ा गया, यह था 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इसी तरीके से 11वीं अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए व्यवस्था था। पंचायतों की, ये पंचायत में कौन सी पंचायत, ग्रामीण स्तर की जो पंचायत है, ग्राम पंचायतों के का प्रशासन, ग्राम पंचायतों का प्रशासन एवं शक्ति की बात करेंगे, यह आपका कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया, यह भी एक इम्पॉर्टेंट संशोधन रहा है जो 1992 में किया गया। अगली बार हम लोग देखें 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में है यह आपका शहरी या कहें नगर पंचायत, शासन प्रणाली कहें, नगर पंचायत का शासन प्रशासन विकास का कार्य किस तरीके से किया जाएगा, इसमें उल्लेख किया गया है 74वां संविधान संशोधन। यह भी कब हुआ, तो यह भी 1992 में। यह आपका शासन प्रणाली कब जोड़ा गया, तो यह आपका 74वां संविधान संशोधन। यहाँ हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यह आपका कब हुआ था, 1992। तो इस तरीके से ये 4 संशोधन बाद में हुए थे, जिसमें आपका 9वीं अनुसूची, 10वीं और 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी, जो आपके यहाँ 4+ करके दिखाया गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम लोग बाद में इसको डिटेल करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग शुरुआत से समझे, तो शुरुआत में कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए प्रथम अनुसूची, इसमें क्या है, भारत के संघ में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, भारत में केंद्र और राज्य दोनों हैं, राज्यों का भी को भी कुछ पावर दिया गया है, राज्य का गठन होना जरूरी है, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली का ही मतलब क्या है, शासन का, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो संघात्मक शासन प्रणाली को हम लोग आगे समझेंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली के क्या क्या गुण होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी क्या है, भारत एक संघ राज्य है। संघ राज्य होने का तात्पर्य क्या है कि केंद्र के साथ साथ राज्य भी हैं। तो भारत का विभाजन कितने राज्यों के अंतर्गत किया गया है, या एक तरीके से हम लोग कहें कि भारत का विभाजन तो हुआ नहीं, भारत में इतने राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इन सबको मिलाकर के एक संघ का निर्माण किया गया है। यह आपका, इसमें उसी का उल्लेख किया गया है कि भारत के संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के राज्यों की बात करें, भारतीय संघ में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, यह आपके संघ राज्य एवं
केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, संघ में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो यहां पर देखें वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको भी पता होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनका उल्लेख किया गया, जब भी हमारे यहाँ नए राज्यों का गठन किया जाता है तो वो नए राज्य को गठन करने के उपरांत पहली अनुसूची में संशोधन करके इसी में जोड़ दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 से पहले कुल राज्यों की संख्या 29 रही है, अभी वर्तमान में 28 हो गई है। तो संशोधन किस में होगा? पहली अनुसूची में। आपको पता है कि 2020 से पहले कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 9 थी। अब उन 9 में से 2020 में क्या किया गया? दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को जोड़ दिया गया। जब जोड़ करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8। इस तरह से जितने भी संशोधन राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने नए गठित हो रहे हैं, कितने का नाम परिवर्तित हो रहा है, वो सारा कुछ किस में दिया जाएगा? वह पहली अनुसूची के अंतर्गत दिया जाएगा। यह आपका संबंधित किससे है? अगर हम लोग देखें इनका भी संबंध कहीं ना कहीं भाग 1 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से नए राज्य का गठन किया जाता है, नए राज्य गठन करने का अधिकार किसके पास है। इसको हम लोग भाग 1 जब पढ़े डिटेल करेंगे, भाग 1 जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन सारी चीजों की बात करेंगे, कब कब कौन से राज्य बनाए गए। फिलहाल अभी अनुसूची में इतनी ही बात करते हैं कि पहली अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखें तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या है? कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते ये आपके प्रमुख पदाधिकारी में है कौन कौन से। जैसे अगर हम लोग देखें दूसरी अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से पदाधिकारी हैं, किसका किसका उल्लेख किया गया है। जब आप हायर लेवल के एग्जाम देने जाएंगे तो वहां आपको ये पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन से पदाधिकारी के वेतन भत्ते का उल्लेख अनुसूची 2 के अंतर्गत किया गया है। तो ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से पदाधिकारी का उल्लेख अनुसूची 2 के अंतर्गत किया गया है, या जितने भी पद हैं संविधान के अंतर्गत जितने भी पद हैं क्या सबका उल्लेख किया गया है? तो एकदम नहीं। कुछ प्रमुख पदाधिकारी, इसीलिए कहा गया ना कुछ प्रमुख पदाधिकारियों का के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन से पदाधिकारी हैं हम लोग उसकी एक लिस्ट देख लेते हैं कि किसका किसका उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। तो एक हम लोग देखें, पहला पदाधिकारी है राष्ट्रपति होगा। दूसरे की बात करें तो जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति है उसी तरीके से राज्यों में राज्यपाल होता है। ठीक, तो कहेंगे कि उपराष्ट्रपति नहीं है क्या? जी, उपराष्ट्रपति का नाम यहां नहीं लिखा गया होगा, लेकिन वेतन भत्ते तो उसको भी मिलेगा इसी के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कार्य का वेतन मिलता है, काम के बदले वेतन मिलता है। तो उपराष्ट्रपति कभी उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य करता ही नहीं है, तो करता क्या है? उपराष्ट्रपति का जो पद है वो राष्ट्रपति के पद को कंटिन्यू करने के लिए लाया गया है। इसका मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी कार्य का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। वह करता क्या है फिर? वह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। तो पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है तो वेतन भी किसके रूप में लेगा? पदाधिकारी, वो सभापति के रूप में ही वेतन लेगा। तो उसका भी जिक्र किया गया है, लेकिन वह सभापति के रूप में किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं आगे। यहां पर देखें, एक होगा आपका लोकसभा, दूसरा सदन है। जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा है उसी तरीके से राज्य में क्या है? राज्य में विधानसभा है। विधानसभा, जिस तरीके से लोकसभा में 2 पदाधिकारी है, एक अध्यक्ष है दूसरा उपाध्यक्ष है, ठीक उसी प्रकार से विधानसभा में भी क्या है? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है। तो दोनों को पदाधिकारियों का सेम नेम है, इसलिए हम यहाँ पर एक साथ लिख रहे हैं विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इन दोनों के वेतन का उल्लेख आपके अनुसूची 2 में किया गया है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें, चौथा पॉइंट एक है आपका केंद्र में जो लोकसभा के पैरेलल कार्य करने वाला जो सदन है वह है आपका राज्यसभा।
राज्यसभा। और इसी तरीके से राज्यों में क्या है, राज्य विधान परिषद। अब इन दोनों पदाधिकारियों का नाम एक जैसा है, इनको कहा जाता है, जिस तरीके से राज्यसभा में सभापति होता है ठीक उसी प्रकार से विधानसभा में भी सभापति होता है, विधान परिषद में भी सभापति होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सभापति एवं उपसभापति, ये हो गया सभापति एवं उपसभापति। आगे हम लोग देखें और भी किस पदाधिकारी का उल्लेख किया गया है। यहाँ वेतन भत्ते में अब हम लोग देखें उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इनके भी वेतन का उल्लेख यहाँ किया गया है। ये हो गए उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला हम लोग देखें नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। आगे हम लोग देखें इस तरह से तो ये आपके दूसरी अनुसूची हो गई। दूसरी अनुसूची के बाद हम लोग आगे तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तो तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है ये हम लोग आगे देख लेते हैं। तीसरी अनुसूची में कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है कि शपथ किस प्रकार से लेंगे। जैसा कि आप भी देखते होंगे कि जब भी किसी भी कोई भी पदाधिकारी जब अपना पद ग्रहण कर लेता है, पद ग्रहण करने से पहले वो शपथ का एक सिस्टम होता है कि शपथ किस तरीके से लेगा, तो वो शपथ किस प्रकार से लेगा, उस शपथ में क्या कहेगा, इसी का उल्लेख आपके तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तो क्या सबका उल्लेख किया गया है? तो नहीं, कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के ही शपथ की बात करते हैं। तो प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान। तो कौन कौन शपथ लेगा इसके अंतर्गत उन पदाधिकारियों के भी हम लोग बात कर लें। तो एक हम लोग देखेंगे, एक होगा आपका लोकसभा, दूसरा राज्यों में जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था लोकसभा, और राज्यों में क्या है विधानसभा है, विधानसभा। या अगर हम लोग पूरे की बात करें तो एक होती है आपके, दो बार अलग अलग लिखने से अच्छा यह है कि हम लोग कहें कि एक होता है संसद, केंद्र में संसद होती है, और राज्य में क्या होगा विधानमंडल, विधानमंडल। संसद में कौन कौन से निकाय? दो निकाय, एक तो आपका लोकसभा होगा, दूसरा आपका कौन होगा राज्यसभा होगा। इसी तरीके से विधानमंडल में कौन होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, विधानसभा जिसे कहेंगे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे विधान परिषद बोलेंगे। इन दोनों सदनों में मतलब 4 सदन कुल मिला जुला करके हो गए। इन सदस्यों के जो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ने के टाइम पे जो पर्चा दाखिला किया जाता है उस टाइम पे जो लोग जो शपथ ग्रहण करते हैं उसका उल्लेख किया गया कि वो लोग भी शपथ किस अनुसूची के अंतर्गत लेंगे? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत उनका उल्लेख किया गया है कि उम्मीदवार कह सकते हैं। उम्मीदवार, जब आप उम्मीदवारी देंगे, पर्चा दाखिला करेंगे तो उस टाइम पर भी शपथ होता है, तो इनके शपथ का उल्लेख यहाँ किया गया है। एक बार तो ये शपथ लेंगे। दूसरा हम लोग देखें, जब ये लोग चुनाव जीत जाएंगे, संसद प्लस विधानसभा के सदस्य, जब ये सदस्य बन जाएंगे मतलब जो लोग इलेक्शन जीत जाएंगे उनका शपथ भी होता है, क्योंकि विधानसभा या संसद में बैठने से पहले इन लोगों का शपथ होता है। तो वो किस प्रकार से शपथ लेंगे उनका भी जिक्र किया गया है। आगे हम लोग देखें संघ एवं राज्य के मंत्री,
मंत्री। जब यह सदस्य, इसमें से कुछ सदस्य निकाल करके जिसका सरकार होगी वो क्या करेंगे, अब मंत्रिमंडल का निर्माण करेंगे, मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। तो यह भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। जो मंत्री हैं वह पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो ऐसे में गोपनीयता की शपथ कब दिलाई जाएगी, जब इनको मंत्री सेलेक्ट किया जाएगा, जब ये मंत्रिमंडल के सदस्य बनेंगे तब इनको ये शपथ दिलाई जाती है। अनुसूची 3 के अंतर्गत इनका भी जिक्र किया गया है। आगे हम लोग देखें तो यह है आपका एक उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी शपथ इसी के अंतर्गत दिया जाता है। उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। आगे हम लोग देखें एक पदाधिकारी जिसका उल्लेख, जिसको हम लोग कहें नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। सामान्य में एग्जाम में ऐसे भी करके दे देगा CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे कहा जाता है। ये सभी लोगों के जो शपथ का उल्लेख है वह आपके इसी के अंतर्गत किया गया है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट समझे कि जिस पदाधिकारी का उल्लेख अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया, जिन पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में होगा उसका उल्लेख किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं किया गया होगा। जैसे राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण करता है, उपराष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण करता है, जितने भी पदाधिकारी, राज्यपाल भी शपथ ग्रहण करता है। जो ये संवैधानिक पदाधिकारी हैं, पद प्राप्त करने के बाद, पद प्राप्त करने से पहले, पद ग्रहण करने से पहले इनका शपथ होता है। तो ये शपथ जिसका उल्लेख किसी अनुच्छेद के अंतर्गत है उसका उल्लेख अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। जैसे हम लोग राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुसूची 60 अनुच्छेद 60 के अंतर्गत किया गया है, तो उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो ये माइंड में रखिएगा, जिसका उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है उसका उल्लेख किसी अनुच्छेद में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी अनुसूची 3 है। आगे हम लोग देखें, अगली अनुसूची 4 होगी। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसे हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या, कुल सीटों की संख्या जो 250 है। अब ये 250 सीट, जो 250 सदस्य आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य से आ रहे होंगे। सभी राज्यों में एक समान व्यवस्था है क्या यूएसए जैसा? तो ऐसा नहीं है। यूएसए में क्या है, 50 स्टेट हैं, कुल 50 स्टेट हैं, तो प्रत्येक राज्य से 2-2 लोग पहुंचते हैं। लेकिन भारत में क्या है, भारत में राज्यवार सीटों का निर्धारण किया गया है कि राज्य में जनसंख्या कितनी है, वो जनसंख्या के आधार पर यहाँ सीटों का निर्धारण किया गया है। तो प्रत्येक राज्य के अलग अलग जनसंख्या भी है, तो प्रत्येक राज्य की अलग अलग जनसंख्या है, तो जाहिर सी बात है सीटों में भी अलग अलग सीटें भी होंगी। जैसे हम देखें उत्तर प्रदेश से में राज्यसभा सीट जो है वो कितनी है, 31। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें निर्धारित की गई है। यह आपका जिसका उल्लेख अनुसूची 4 के अंतर्गत किया गया है। आगे हम लोग देखें, अगली अनुसूची जो होगी वह है आपका अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 5 में है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातीय, जनजातीय जिसे हम लोग सामान्य में क्या बोलते हैं, एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन किस तरीके से चलाया जाए, इन क्षेत्रों के, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, प्रशासन का उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन चलाया जाएगा। क्योंकि पूरे भारत के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो सामान्य लोगों के लिए कानून व्यवस्था जो बनाई जाती है उसमें थोड़ा संशोधन करके, क्योंकि ये लोग अलग क्षेत्र से हैं, इनके लिए वही कानून एक जैसा उनके लिए भी सुटेबल हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कुछ और भी आसान तरीके से
चलाया जा सके, इसलिए इनका उल्लेख अनुसूची 5 के अंतर्गत किया गया है। अब देखिए अनुसूचित जनजाति, इसके लिए अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पे क्या सभी अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है? तो जी नहीं। यहाँ पर देखिए हम लोग कहें कुछ 4 राज्य हैं, उन 4 राज्यों के अलावा जो अन्य राज्य है जहाँ पर जनजाति क्षेत्र है उसका उल्लेख 5 में किया गया है। बाकी पर्टिकुलर जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जनजातियाँ पाई जाती हैं उसके लिए विशेष रूप से प्रावधान अनुसूची 6 के अंतर्गत किया गया है। तो हम कहें कौन कौन से राज्य में अनुसूची 5 का उल्लेख नहीं है, अनुसूची 5 में किन किन राज्यों का उल्लेख नहीं है? तो आपके कुल 4 राज्य हैं जिसे हम लोग कोड करेंगे एटीएम एंड यम। एटीएम एंड यम का मतलब क्या है? ए से होगा आपका असम, टी से होगा क्या? त्रिपुरा, एम से होगा मेघालय और दूसरे यम का मतलब होगा मिजोरम। इन 4 राज्यों के अलावा जो अन्य राज्य हैं जहां की जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख अनुसूची 5 में किया गया है। अगर हम लोग इसी तरह से अनुसूची 6 की बात करें, अनुसूची 6 की बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर इन्हीं राज्यों की बात करता है। कौन कौन से? ए, टी, एम एंड यम। ये 4 राज्य हैं। राज्य के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। 6 में इन्हीं पर्टिकुलर 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है, जबकि 5 में इन राज्यों के अलावा जो अन्य राज्य हैं जहां पर जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की बात अनुसूची 5 करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये 4 राज्य भी याद हो गए होंगे एटीएम नाम से, एटीएम एंड यम थे। ये आपके 5 और 6 में भी अंतर आपको समझ में आया होगा। सामान्यतः ये आपके उल्लेख नहीं मिलता है, अलग अलग बुकों में देखेंगे तो ये अनुसूची 5 और 6 दोनों में आपके अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की बात करता है। हाँ, ये आपके 4 राज्यों के नाम 6 में मिल जाएगा, बाकी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की बात करता है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट होता है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अनुसूची 7 की बात करते हैं। अनुसूची 7 में क्या है? भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। अब संघात्मक शासन प्रणाली है तो कैसे यह निर्धारित किया जाएगा कि संघात्मक शासन प्रणाली है? संघात्मक शासन प्रणाली होने का मतलब यह है कि पावर का, शक्ति का विभाजन किसके किसके बीच में? एक तो हमारे यहाँ केंद्र है, दूसरी हमारे यहाँ राज्य है। केंद्र और राज्य के मध्य अलग अलग पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मतलब यह कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो शक्ति का विभाजन है उसका जिक्र कहाँ किया गया है? अनुसूची 7 के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पर देखें, शक्ति का विभाजन केंद्र एवं राज्य के मध्य, ये आपका केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया है। तो कैसे विभाजन किया गया है उसके लिए भी कुछ आउटलाइन दिए गए हैं। जैसे हम देखिए कुछ लिस्ट देख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या है? संघ सूची। दूसरा क्या होगा? दूसरा है राज्य सूची। तीसरा है आपका समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत कुछ विषय का उल्लेख किया गया है जिस पर कानून बनाने की अधिकारिता का निर्धारण किया गया है कि कानून कौन बनाएगा। जैसे अगर संघ सूची की बात करें, इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। इस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। और कुछ ऐसे विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया है, वह आपका इस पर केंद्र एवं राज्य दोनों बनाते हैं। केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों बनाते हैं। तो केंद्र एवं राज्य दोनों बनाएंगे तो जाहिर बात है विवाद भी तो उत्पन्न होगा।
केंद्र कहेगी कुछ, राज्य कहेगी कुछ। जैसे एक विषय है वन, एक विषय है शिक्षा, वो समवर्ती सूची का विषय है। हालांकि हम लोग इस लिस्ट को भी देखेंगे कि किसमें कौन कौन से विषय हैं, कुछ महत्वपूर्ण विषय जो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि संघ सूची में कौन से हैं, राज्य सूची में कौन से हैं, समवर्ती सूची का कौन सा विषय है। जैसे मैंने आपको बताया शिक्षा का विषय जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। अब मान लीजिए कानून बनाने की अधिकारिता की बात करें कि कानून कौन बनाएगा, हमने कहा समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। यहाँ का तो मामला क्लियर है कि संघ बनाएगा, राज्य बनाएगा। यहाँ अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बनाते हैं तब किसका कानून माना जाएगा, दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी भी होगी। जैसे हम एक उदाहरण समझे कि शिक्षा पर कानून बनाना है, राज्य सरकार ने कहा क्या, हम 5 तक की कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की एजुकेशन को हम फ्री करना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि हम भाई 5 तक की शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है, हमारे यहाँ कम से कम लिटरेसी जो होगी, अगर वो लिटरेट होना चाहता है, मतलब कुछ पढ़ना लिखना जानता है, चाहता है, तो कम से कम 8 तक पढ़े। अब राज्य सरकार कह रही है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि हमारी सहायता से व्यवस्था को लागू कीजिए कि कक्षा 8 तक की शिक्षा को फ्री कर दिया जाए। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने बनाया कक्षा 8 तक की शिक्षा को फ्री किया जाए, राज्य सरकार ने कहा कि नहीं 5 तक की शिक्षा को फ्री किया जाए। तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून लागू हो जाएंगे, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून समाप्त हो जाएंगे। तो यह नोट करके यहां देख लें, जब केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट विषय है। क्वेश्चन पूछा गया है, जब दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है, दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है, दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं, किसका कानून मान्य होगा, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। अच्छा देख लें, एक चीज और समझे, इनमें विषय की संख्या कितनी है। तो विषय की संख्या की हम लोग बात करें तो एक हम लोग देखेंगे जब संविधान बना था तब क्या था, और दूसरा हम लोग देखेंगे वर्तमान में क्या विषय है, वर्तमान संविधान में कितने विषय हैं। तो यहाँ पर देखिए विषय की भी संख्या अलग अलग है। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में मूल संविधान में कुल विषय की संख्या कितनी थी, 97, और वर्तमान में 3 बढ़ा दिया गया है तो हो गए कितने, 100। ये आपके वर्तमान है। राज्य सूची की बात करें, मूल संविधान में इनमें विषय की संख्या थी 66 और वर्तमान में घटा करके हो गई है कितना, 61। इसी तरह से समवर्ती सूची की बात करें, शुरुआत में था 47 और वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में है 22। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र राज्य दोनों। इस तरीके से यह आपकी 7वीं अनुसूची जो शो करता है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। ये आपके अनुसूची 7 हो गई। अगली बात करें अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का, मतलब मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख, मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख। अब भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, क्षेत्रीय स्तर की बोलियां हैं, तो मतलब अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, जितने भी लोग हैं सबकी अलग अलग भाषा है। तो क्या सभी भाषाओं को सरकार ने मान्यता दिया है, तो ऐसा नहीं है। कुछ विशेष भाषाएं हैं, मतलब कुल भाषाओं की संख्या की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर भी हम लोग देखें 2 चीजें देखने के लिए मिलती है। एक तो आपका मूल संविधान होगा, मूल संविधान, जैसे हम लोग अगर बात करें तो वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो क्या जब संविधान लागू हुआ था तब से 22 भाषा है, तो जी नहीं। उस टाइम पे मूल संविधान की हम लोग बात करें, उस टाइम पे कुल भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 थी। तो वर्तमान में कितनी हो गई हैं, क्या वर्तमान में और भी जोड़ी गई हैं, तो हमने अभी आपको बताया कि कुल 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। इसका मतलब यह है कि बाद में बढ़ाई भी गई होंगी, तो बढ़ी कितनी,
तो एक हम लोग देखें 14 + 26 मतलब आपका 8, 14 8 22, तो 22 भाषाओं का उल्लेख वर्तमान में है, तो ये 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई होंगी। तो 8 भाषा जो जोड़ी गई हैं वह कहीं ना कहीं संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई होंगी। तो कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो एक हम लोग देखें, एक भाषा जो पहली बार जोड़ी गई थी या कहें कि 15वीं भाषा के रूप में जानी जाती है वह है आपकी सिंधी। तो सिंधी भाषा कब जोड़ी गई, यह आपकी जो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी वह थी आपका 21वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन भी 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1967 में। 1967 में एक संशोधन किया गया और सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता दे दिया गया। आगे हम लोग देखें, सिंधी के बाद एक हो गई, मतलब 7 अभी भाषा जुड़ी हुई बची हुई हैं। तो हम लोग देखें 3 भाषा फिर से जुड़ी गई, कब, फिर से आगे डिमांड उठी, डिमांड जब उठी तो आपका 3 भाषा जोड़ी गई जिसे हम लोग कहते हैं क्या है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 भाषा रही जिसे हम लोग शॉर्ट में अगर हम लोग देखें, इनका नाम यहाँ से ले लेते हैं न, यहाँ से लेते हैं म, यहाँ से लेते हैं क, इनको हम लोग जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तो बनता है क्या, नमक। जो दैनिक जीवन में उपयोग किया जाने वाला शब्द है नमक, नमक से नहीं भूलेगा, लेकिन आपको ये 3 नाम जरूर याद होने चाहिए। जब तक नाम नहीं याद होगा तब तक हमें नमक भी भूल ही जाएगा। 3 भाषा जोड़ी गई और वो 3 भाषा जोड़ी कब गई, तो आपका एक संशोधन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं 71वां संविधान संशोधन। कब हुआ, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 3 भाषा जोड़ दी गई। आगे हम लोग देखें, आगे इस तरह से अब ये 4 भाषा हो गई, मतलब 4 भाषा और भी बची हुई है जानने के लिए। 4 भाषा में आप देखेंगे, एक भाषा है बोडो, दूसरी है संथाली, उसके बाद डोगरी और मैथिली। तो ये आपकी 4 भाषा फिर से जोड़ी गई। अब कुल भाषाओं की संख्या 8 हो गई, मतलब वर्तमान में 22 भाषा है। लेकिन ये कब जोड़ी गई, यह संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन था, तो 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो ये 2003 में। इस तरह से कुल 8 भाषा जोड़ करके वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से हम लोगों ने 8 अनुसूची देख लिया जो मूल संविधान में थी। बाकी 9वीं अनुसूची का उल्लेख तो हमने कहीं ना कहीं शॉर्ट मेथड में किया हुआ था। 9वीं अनुसूची का, जिसमें हम लोग कहते हैं किसका उल्लेख है, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन दिया गया था। अनुसूची 9 जिसमें है क्या, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। आपने देखा यह कब जोड़ा गया, तो यह प्रथम संविधान संशोधन था। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था, तो यह 1951 लागू होने के 1 वर्ष पश्चात 1951 में हो गया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है क्या, थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें। जमींदारी प्रथा हम लोग जानते हैं कि कार्नवालिस द्वारा जमींदारी प्रथा लागू की गई थी, जिसमें कहा क्या गया, जमींदार जितने भी भूभाग हैं वह जमींदारों के नाम होगी, जमींदारों का हक होगा उस पर। तो ये व्यवस्था चलती चली आई, लगभग 1791-92 की बात है। इस टाइम पे कार्नवालिस ने जमींदारी प्रथा को लागू किया था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो तब तक बहुत सारे जमींदार हो गए थे। जमींदारों के पास ही सारी जमीन हुआ करती थी, कुछ लोग ही जमींदार थे। एक गांव की पूरी भूमि उनके पास हुआ करती थी या 2 लोगों में बटी हुई थी। जितना जिसके अधिकार क्षेत्र में था वो उस पर अपना हक जता रहा। अब एक बड़ी आबादी जो उन खेतों में मजदूरी कर रहे थे, अब वो मजदूर थे मजदूर, लेकिन कार्य करते थे सबसे ज़्यादा काम करते थे और बचत भी कम थी।
तो सरकार ने क्या सोचा, सरकार के मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ी समस्या भारत में रही है कि वह भूखमरी। लोगों को विकास के पथ पर लेके आना था, लोगों के लिए पेट भर भोजन मिले, इसके लिए सरकार ने कुछ निर्धारण किया क्या कि लोगों को अपनी ज़मीन दे दिया जाए। अब ज़मीन उनके नाम ये नहीं है, तो ज़मीन नहीं है तो जाहिर सी बात है खेती भी अच्छी से नहीं हो पाएगी। अब भूखमरी से निपटने के लिए सबके लिए कम से कम भोजन होगा तो आगे के बारे में वो सोचेंगे। इसके लिए विचार किया गया कि जो जमींदारों की भूमि है, बहुत सारी भूमि इनके पास पड़ी हुई है और ये कहीं ना कहीं मजदूरों के माध्यम से खेती ही करवाते हैं, लीज पर दिए गए हैं, जब खेती वही कर रहे हैं तो ऐसा ना किया जाए कि ये ज़मीन उनको दे दिया जाए। लेकिन समस्या क्या थी, सरकार के सामने समस्या यह आई कि हमने संविधान में भाग 3 के मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को माना है। जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है तो जाहिर सी बात है सरकार हो चाहे कोई व्यक्ति हो वह उसको छीन नहीं सकता। और इसकी रखवाली कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगी। तो सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही थी। सरकार ने क्या किया, क्योंकि लागू करना ही था, जब तक लागू नहीं होगा तब तक समस्या बनी ही रहेगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले न्यायाधीश रहे आपके हीरालाल जे कानिया, सरकार उनके पास पहुंचती है। सरकार इट मीन्स जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं हीरालाल जे कानिया के पास। उनसे कहते हैं कि भाई इस तरीके से हमारे देश का विकास किस प्रकार से होगा, क्योंकि सारी संपत्ति सारी भूमि तो जमींदारों के पास है और वह संपत्ति का अधिकार उनका मूल अधिकार है। जब भी उनसे हम यह अधिकार छीनने का प्रयास करेंगे, हम जमीन को लेकर के किसानों को देना चाहेंगे, मजदूरों को देना चाहेंगे, तो वो तो आपके पास आएंगे। तो आप ही बताइए कि किस तरीके से किया जाए। तो उन्होंने एक सुझाव दिया। सुझाव क्या दिया, बहुत ही रोचक सुझाव दिया। कहा कि जब हमारे पास आएंगे तो हम अपना दरवाज़ा बंद कर लेंगे। कहें क्यों भाई, आप अगर इस तरीके से करेंगे तब तो समस्या हो जाएगी। कहें इसके लिए एक सिस्टम है, क्या 9वीं अनुसूची में आप एक संशोधन कीजिए, इस संशोधन में इसको जोड़ दीजिए, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जितने भी विषय दिए जाएंगे उस पर समीक्षा का अधिकार नहीं होगा, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। जब न्यायिक समीक्षा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है हमारा दरवाजा बंद रहेगा, कोई आएगा भी नहीं। तो काफ़ी अच्छा निर्णय रहा है। तो इसके अंतर्गत यह व्यवस्था बना दी गई क्या कि इस अनुसूची के अंतर्गत शामिल विषय पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, नहीं होगी। तो सरकार भी, न्यायालय भी अपना आंख बंद कर लेगी। अच्छा, अब एक तरीके से ये कहेंगे कि भाई ये तो अन्याय था लोगों के साथ, लेकिन कुछ लोगों के साथ वो अन्याय था नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था कि हम आगे करें क्या। तो हम आगे इस चीज़ को लागू करने के लिए यह हमारी मजबूरी थी कि हमें इस तरीके का कदम उठाना था। वहाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ने मिल करके निर्णय लिया जिससे कि कुछ अच्छा हो जाए। तो अच्छा करने के लिए दोनों ने मिल करके निर्णय ले लिया था। तो क्या आगे भी इस तरीके से चलता रहेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कार्यपालिका न्यायपालिका जिस दिन मिल जाएगी संविधान की धज्जियाँ उड़ जाएगी। लेकिन ये कार्य अच्छा था, इसलिए न्यायपालिका ने भी एकदम कान बंद कर लिया कि जैसा हो रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। तो ऐसे में ऐसा कर लिया गया। लेकिन जब यह व्यवस्था दे दी गई सरकार को, सरकार तो चाहेगी ही कि हम तानाशाह बन जाएं, सारी शक्ति हमारे पास आ जाए। तो सरकार क्या करती, जब भी कोई कानून बनाना होता था, कानून बना करके यह समीक्षा से परे रखना था, तो धीरे से क्या करती थी, 9वीं अनुसूची में शामिल कर देती थी। अब न्यायपालिका के पास समीक्षा का अधिकार नहीं था, न्यायपालिका ने पहले ही बोल दिया था, ऐसा सुझाव न्यायपालिका ने ही दिया था। तो संसद क्या करती, ऐसा ही कर देती। तो बाद में चल करके हुआ क्या, 1973 में एक न्यायिक पीठ स्थापित की गई, आप लोगों को भी पता होगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में। उसके अंतर्गत क्या निर्णय लिया गया, यह निर्णय लिया गया कि 73 से पहले अब तक जितना भी काम हो गया है, जितनी भी चीज़ें 9वीं अनुसूची में शामिल कर ली गई हैं, अब तो तक तो ठीक रहा, लेकिन अब इसमें जितना भी विषय 1973 के बाद शामिल होगा उस पर न्यायिक समीक्षा की जाएगी। इसका मतलब यह है कि प्रतिबंध लगा दिया गया सरकार को, कार्यपालिका भी अभी साइलेंट हो जाएगी, अब कार्यपालिका मनमाना नहीं करेगी। तो मामला कब लाया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद
1973 में ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट एक तरीके से समूह था या न्यायिक पीठ थी, जिसमें कुल अब तक की सबसे बड़ी न्यायिक पीठ के रूप में यही गठित की गई थी। एक बड़ा निर्णय संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिया गया था और यह कुल 13 न्यायाधीशों, क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कुल कितने न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई थी, तो 13 न्यायाधीश मिल करके इस पर निर्णय लिए थे और यह लागू भी हो गया। फिलहाल ये आपकी 9वीं अनुसूची रही। फिर से कभी ऐसा हिस्ट्री में हम लोग जमींदारी प्रथा के बात करेंगे, उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे। आगे हम लोग देखें तो 10वीं अनुसूची, अनुसूची 10 होगा। इसमें हम लोगों ने समझा क्या, ये संशोधन याद रखिएगा, इसके पहले भी आपको बताया गया था। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल संबंधी कानून। दल बदल संबंधी कानून, एक दल से दूसरे दल में जाना, मतलब यह शुरुआत में तो कोई समस्या थी नहीं, क्योंकि एक दलीय सरकार थी केंद्र में राज्य में। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम बीतता गया परिवर्तन का दौर आया, राज्य में अलग सरकारें बनी, केंद्र में अलग सरकार बनी, तो भाई जाहिर सी बात है समस्याएं बढ़ेंगी। तो जब एक ही जगह पर बहुत सारी सरकारें होंगी, बहुत सारे दल के लोग होंगे, तो एक तरीके से अच्छा भी है, उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कुछ आपके नेगेटिव एस्पेक्ट है। फिलहाल हम लोग यहाँ की बात करें दल बदल संबंधी कानून की। अब मान लीजिए सरकार ने कानून बना दिया, अब लोगों की अपनी अलग अलग मर्जी, लोगों मतलब किसी भी सरकार का चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, दोनों में गठन किया गया। अब सरकार बहुमत में आई, सरकार बहुमत में आई तो सरकार का गठन कर दिया गया। अब मान लीजिए सरकार चल रही है, जब भी कभी किसी को समस्या होती तो वो 2-4-10 लोगों के 10 मेंबर का एक कमेटी बनाता और वो निकल करके दूसरी पार्टी में चला जाता। जब दूसरी पार्टी में चला जाएगा तो जाहिर सी बात है सरकार अल्पमत में आएगी, और सरकार जब अल्पमत में आएगी, बहुमत नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी। तो जब भी ऐसा लोगों को लगता था तो इस तरीके से कार्य हो जाता था। इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, संसद ने क्या किया, एक कानून बनाया। कब बनाया, वह आपका 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कर इसको रोका गया कि जब भी कोई व्यक्ति, यह हुआ कब, 1985 में, जब कोई सदस्य एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी सदस्यता पहले रद्द होगी, फिर उसके बाद माना जाएगा कि भाई ठीक है अब आप स्वतंत्र हैं, अब जाइए। इस तरह से यह करके सरकार को अस्थायी बनाने का एक व्यवस्था बनाई गई, सरकारें बार बार गिरेंगी नहीं। हालांकि हम लोग एक चैप्टर पूरा अलग से इस पर करेंगे, तो वहाँ हम लोग और चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि कुछ मान्यता भी है। मान्यता क्या, एक व्यक्ति जाएगा तो सदस्यता रद्द, लेकिन अगर 1/3 सदस्य जा रहे हैं, किसी पार्टी के 1/3 सदस्य अगर निकल जाए तो ऐसे में कोई समस्या नहीं होगी, वो दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आप जब देख रहे हैं यह वीडियो तो आप देखेंगे, अभी हाल फिलहाल का घटना है कि महाराष्ट्र में इसी तरीके से किया गया। एकनाथ शिंदे कुछ सदस्यों को लेकर के निकल लिए और बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार का गठन भी कर लिए, वहाँ सदस्यों की सदस्यता रद्द नहीं हुई। फिलहाल ये आपका उदाहरण है। आगे हम लोग समझे तो अगली अनुसूची होगी अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या है, ग्राम पंचायत प्रशासन। ग्राम पंचायत प्रशासन, गांव के पंचायत का शासन या गांव के पंचायत का विकास किस प्रकार से किया जाएगा, यह भी आपका जोड़ा गया कब, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में, आपको बताया गया है इसके पहले। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रधान है, गांव के प्रधान में गांव का विकास करने के लिए कुछ शक्ति शामिल की गई। शक्ति का विकेंद्रीकरण हम लोगों ने गांव तक पहुंचा दिया, जिसमें गांव के भी लोगों को पावर मिला कि अपना विकास स्वयं से वह करें। तो प्रधान जी के लिए कुल विषयों की संख्या की बात करें, इनके लिए भी जैसे तंग तुची, राज्य तुची, समवर्ती तुची थी, इसी तरह से कुछ इनके लिए भी विषय निर्धारित किया गया, जिसमें आपके कुल 29 विषय हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, प्रधान के पास है, ग्राम पंचायत के पास है। फिलहाल आगे हम लोग देखें, अगली अनुसूची 12 और यह आपके अंतिम अनुसूची। अंतिम अनुसूची क्या है, जिस तरीके से गांव ग्राम पंचायत में व्यवस्था है, ग्राम पंचायत का शासन है, इसी तरीके से यहाँ पर
नगर में भी व्यवस्था किया गया है, नगरीय शासन प्रणाली। यहाँ पर भी क्या किया गया, यहाँ पर आपके नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर, इनको भी कुछ पावर दिया गया। यह भी कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1992 में किया गया। इसमें आप देखेंगे नगर पालिका के अध्यक्ष या मेयर के लिए कुल 18 विषय निर्धारित किए गए। इन 18 विषय में जैसे शहर में स्ट्रीट लाइट लगवानी है, शहर में हर घर जल देना है, तो ऐसे में ये सारी व्यवस्था किसके अंतर्गत आएगी, 18 विषय के अंतर्गत आ जाएगी। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, नगर पालिका अध्यक्ष के, नगर निगम के मेयर को यह पावर है कि वह कानून बनाए या वह व्यवस्था बनाए कि किस तरीके से रोड, बिजली, पानी किस तरीके से व्यवस्था किया जाए। शहरों में इसका उल्लेख किया गया है आपके अनुसूची 12 के अंतर्गत। तो दोस्तों ये आपके कुल 12 अनुसूचियां रही हैं। क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आप इसको रट लीजिए अच्छे से, क्योंकि बिना याद किए, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप ये याद नहीं हो पाएगा, और जब याद नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप एग्जाम में कहीं ना कहीं फेल होने वाले हैं। इसलिए आप इसको याद कीजिए और याद करने के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट लीजिए। प्रैक्टिस सेट लेकर के अनुसूची से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है उसको एकदम धड़ल्ले से सॉल्व कीजिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आगे की क्लास आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे कल।